हेलो गाइस। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने जो लास्ट ईयर के पीसीएस में क्वेश्चन आए थे वो देखे थे और उनका एक पैटर्न देखा था। इस वीडियो में हम लोग आगे चीज़ें शुरू करते हैं। कई दिन से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 4 दिन से ऐसी मोहल्ले में डिस्टर्बेंस चल रही है कि मैं बता नहीं सकता। खैर, तो पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। अर्थ क्या होता है, कारण क्या है इसके, और विशेषताएँ। तो एक सामान्य सा अर्थ होता है इसका पुनः जागना, जो कि ये लिखा है पुनः जागना, है ना। किससे जागना? अंधकार से, अज्ञानता से। अब ये जो पुनर्जागरण जो था, पुनः जागना किससे? यूरोप में एक अंधकार युग चल रहा था। अंधकार युग, अंधकार युग। अब इस अंधकार युग में था, क्या था? सब कुछ चर्च के कंट्रोल में था। हर चीज़, समाज, राजनीति, सब की व्याख्या चर्च से ही चल रही थी। चर्च क्या कर रहा था? इस लोक को छोड़ के जो परलोक है, यानी ईश्वर ईश्वर उनकी बातें चल रहा था कि दिन भर तुम पूजा करो, अर्चना करो बैठ के ईश्वर की, है ना। उनसे कामना करो कि हमको उठा ले इस धरती से, ये धरती बेकार है। तो सब कुछ चर्च, ये सब चल रहा था, ठीक। लेकिन धीरे धीरे चर्च का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होना शुरू हो गया यूरोपियन सोसाइटी पर। तब जाके धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि चर्च फालतू में बकवास कर रहा था। तब ये चीज़ें जागना, लोगों को जो जागरूकता है वो आनी शुरू हुई। तब का टाइम क्या, जब ये जागरूकता आनी शुरू हुई, इसको ही पुनः जागना बोला जाता है। वैसारी एक राइटर थे इटालियन। इन्होंने पुनर्जागरण को बोला कि 16वीं सदी में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों में जो होने वाले परिवर्तन थे उन्हीं को इन्होंने पुनर्जागरण बोला। अर्थात 14 से लेकर 16वीं सदी के बीच जो लौकिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ, 14 से लेकर 16वीं सदी के बीच लौकिक प्रवृत्ति, यानी जो इस लोक पर, यानी पृथ्वी, पृथ्वी भी कौन, उसमें भी मानव, मानव जो चिंतन के प्रमुख, पहले चिंतन का प्रमुख केंद्र क्या था? ईश्वर। मध्यकाल में, यानी जो अंधकार डार्क एज थी, 14-16 ईस्वी में कौन आ गया चिंतन के केंद्र में? मानव। तो लौकिक प्रवृत्ति, मानव से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी, जो हमारे आसपास का जो जो ऑब्जर्वेबल जो वर्ड है, संसार जो हमें दिख रहा है, वो इसमें आ गया, ठीक। उसी को पुनर्जागरण चेतना बोला गया। इसका केंद्रीय तत्व कौन था? मानववाद। इसके अंदर तर्क, जिज्ञासा, कला, साहित्य, विज्ञान, मानवीय भावना, इन सबको सम्मिलित किया गया। अब पुनर्जागरण के दूसरा जो पॉइंट है, कारण क्या है? तो कारण देख लेते हैं। हुआ क्या, जो 14वीं शताब्दी से पहले क्या वॉर चल रही थी, क्रूसेड चल रहा था। क्रूसेड किनके के बीच में? चर्च यानी क्रिश्चियन और वर्सेस इस्लाम, इनके बीच में चल रहा था। तो इस्लाम ने कई बार इनको हराया, है ना। जो यूरोपियन कंट्री थे, जो ईसाई डोमिनेंट वाले, क्रिश्चियन डोमिनेंट वाले कंट्री थे, उनको हराया। तो धीरे धीरे से क्या हुआ, इनसे जो यूरोपियन जनता है, चर्च से धीरे धीरे उनका विश्वास कम होना शुरू हो गया, ठीक। तो यहाँ से धीरे धीरे उनका मोहभंग हो गया चर्च से, कि चर्च जैसे अपने आप को प्रोपोगेट करता था कि अब बहुत शक्तिशाली हैं, है ना। ईश्वर की हम सीधी, मतलब ईश्वर की हम पे कृपा है, ये सब नाटक वो करते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे लोगों का ध्यान हटना शुरू हुआ। जब ध्यान चर्च से हटा तो सीधे किस पे आया? मानव पर, यानी लौकिक प्रवृत्तियों पर, ठीक। दूसरा कारण, पूर्व के साथ व्यापार। पूर्व के साथ व्यापार क्या था? क्योंकि उस टाइम जो डार्क एज चल रही थी, डार्क एज में सिर्फ यूरोप ही डार्क एज में था, लेकिन उस टाइम जो अरब थे, अरब का बहुत तेज़ी से कल्चरल, है ना, इन्वेंशन हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे थे। और ये डेवलपमेंट क्यों हो रहा था? क्योंकि भारतीयों के कांटेक्ट में थे, भारतीयों से ट्रेड कर रहे थे। तो ट्रेड के साथ साथ इनके साथ क्या था, भारत का जो ज्ञान था वो अरबों के पास भी आ रहा था। फिर अरबों ने ट्रेड शुरू कर दिया यूरोप से, है ना। तो ये अरब जो भारतीयों से ज्ञान लेके आए वो यूरोप पहुंचना शुरू हो गया। तो इससे लोगों में धीरे धीरे जागरण आना शुरू हुआ, ठीक। तीसरा पॉइंट है कुस्तुनतुनिया का पतन। चौथा पॉइंट, कागज़ व प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, जिसके माध्यम से जो प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य है, इसका प्रसार समाज में हुआ, ठीक। पांचवा पॉइंट है मानवता का विकास, मानवतावाद का विकास। वही परलोक से इहलोक केंद्र में आया
और एलोक ये जो जो लोक है, जब हेलोक इसमें केंद्र में आया तो मानव और उससे जुड़ी चीज़ें जितनी भी थी, उसका जितने भी पक्ष थे, वो दोबारा से सेंटर में आ गए, जो चिंतन के। ठीक है, तो मानवतावाद का विकास हुआ। तो ये 5 पॉइंट हो गए इसके कारण पुनर्जागरण के। अब विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं वही तर्क, बुद्धि, विज्ञान, कला, साहित्य, मानवीय भावनाओं, इन पर बल दिया गया। चर्च और धार्मिक मान्यताओं का विरोध होना शुरू हो गया। केंद्र में कौन आ गया? चिंतन के केंद्र में कौन आ गया? फिर से मानव आ गया। ठीक है, अनुसंधान, आलोचनात्मक प्रवृत्ति, इस पर बल दिया गया। विदेशी व्यापार, खोज यात्राओं, जिन एक्सप्लोरेशन है, तभी तो इसको एक्सप्लोरेशन वाली एज भी बोलते हैं। खोज यात्राओं पर भी बल दिया गया। भौतिकवाद को प्रोत्साहित किया गया। ठीक, तो ये हो गया हमारे पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण से मिलता ही जुलता टॉपिक है प्रबोधन। तो इसमें क्या देखना? प्रबोधन का अर्थ, विशेषताएं, प्रमुख विचारक कौन थे, परिणाम क्या हुए। तो प्रबोधन का वही अर्थ है, दोबारा से उठना, है ना, जाग उठना। एक लंबे अंधकार के पश्चात ज्ञान का प्रकाश प्रबोधन बोला जाता है। तो पुनर्जागरण कालीन जो तार्किकता थी, मानवतावाद था, वैज्ञानिक खोज प्रवृत्ति ने 18वीं सदी में परिपक्वता का प्राप्त कर ली। 18वीं सदी में ये चीज़ें ना आकर क्या है, परिपक्वता प्राप्त कर ली। तार्किक चिंतन की इस परिपक्व अवस्था को ही क्या बोला गया? प्रबोधन बोला गया। विशेषता वही भौतिकतावाद पर बल, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, ये लोकवाद, कारण कार्य संबंध। साइंस क्या होती है? कारण कार्य, हर चीज़ के पीछे, हर कार्य के पीछे, हर कोई इवेंट होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ठीक है, तो कार्य कारण संबंध, इस पर बल दिया गया। ठीक, केंद्रीय विषय कौन था? मानवतावाद। प्रकृति को महत्व दिया, जिस प्रकार इनका मानना था कि जिस प्रकार प्रकृति क्या होती है, स्वतंत्र होती है, मनुष्य प्रकृति की रचना है, तो मनुष्य भी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, क्यों? क्योंकि धर्म से पहले बहुत प्रताड़ित हो चुके थे लोग, तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण यहाँ आ गया। ठीक, प्रमुख विचारक कौन से थे? रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर। रूसो क्या थे? मानवीय स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया, असमानता पर चोट दी। तो समाजवाद के जो पहले जो प्रारंभिक झलक है वो रूसो के सिद्धांतों में दिखती है। राज्य की उत्पत्ति इन्होंने के विषय में बताया। तो राज्य क्या होता है? व्यक्ति होता है, जब व्यक्ति केंद्र में आएगा तो व्यक्ति क्या होगी? उसकी कुछ संपत्ति होगी। अब संपत्ति की सुरक्षा अकेले व्यक्ति तो नहीं कर सकता, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या है? राज्य की स्थापना हुई, व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा के लिए। अब राज्य की स्थापना होगी तो राज्य कैसे सुरक्षा करेगा? कुछ अधिकार व्यक्तियों को राज्य को देने पड़ेंगे। ठीक, जब राज्य को अधिकार दोगे तो वो आपके लिए कुछ वेलफेयर का काम करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। तो यहीं से राज्य की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, राज्य सुरक्षा प्रदान करेगा व्यक्ति को, व्यक्ति क्या करेंगे? अधिकार प्रदान करेंगे। ये एक प्रकार से राज्य और व्यक्ति के बीच में एक समझौता होगा। इसे ही सामान्य इच्छा का सिद्धांत बोला गया, जिसमें पहली बार प्रजातंत्र की झलक मिलती है। मॉन्टेस्क्यू क्या थे? मानवीय स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया। इसे बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या? शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है, यानी शक्ति के पृथक्करण का, सेपरेशन ऑफ पावर की इन्होंने बात कही। क्योंकि एक व्यक्ति के हाथों में समस्त शक्तियाँ निरंकुशता को जन्म देती हैं। अगर कोई तानाशाह है, तानाशाह क्या होता है? सारी शक्तियाँ उसके हाथ में होती हैं, है ना। तो ये इसके विरोधी थे। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखनी है, क्योंकि तानाशाह सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे पहले ख़त्म करेगा, उसकी मनमानी चलेगी। इसलिए व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति की, इंडिविजुअल व्यक्ति की अगर अब स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो सबसे पहले जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर है अलग अलग हाथों में, पावर को डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इन्होंने इसे शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथों में समस्त शक्ति निरंकुशता को जन्म देती है, जिससे मानवीय स्वतंत्रता का हनन होता है। ठीक, वॉल्टेयर क्या कहा? इन्होंने चर्च पर बहुत प्रहार किया। मानवीय स्वतंत्रता, अधिकार, तर्कवाद को प्रोत्साहन को इन्होंने कहा। ठीक, परिणाम जो आधुनिक विश्व दिखाई दे रहा है, इसके निर्माण का मार्ग दिखाया, जिसमें मानवतावाद पर बल दिया गया। वैज्ञानिक क्रांति का आधार बना यही प्रबोधन, जिसने बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले गए। ठीक, अब औद्योगिक क्रांति आई, तो फिर यहाँ से उपनिवेश, पूंजीवाद, पूंजीवाद का जन्म हुआ, है ना, उपनिवेशवाद, उपभोक्तावाद, ये चीज़ें आई। ठीक, उपनिवेशों को लेकर संघर्ष बढ़ा, फिर वहाँ से क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। ठीक, तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है।
ठीक है। तो वैज्ञानिक क्रांति को आधार दिया इसने प्रबोधन ने, और वैज्ञानिक क्रांति ने किसको आधार दिया? औद्योगिक क्रांति को। निरंकुश राजतंत्र पर चोट करी, उदारवादी शासन प्रणाली का महत्व बढ़ा। भाई निरंकुश उदारवादी शासन प्रणाली का जब महत्व बढ़ेगा डेफिनेटली निरंकुश जो राजतंत्र है वो ख़त्म होगा, ठीक, जिससे मानवाधिकारों को प्रोत्साहित किया गया। और इसी के परिणाम स्वरूप जो यूएसए, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति हमें देखने को मिलती है, ठीक। अगला पॉइंट, उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन माना, जिससे उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। मुक्त व्यापार व्यवस्था, उदारवादी प्रणाली मुक्त व्यापार व्यवस्था की बात करती है, उसको बल मिला। कच्चे माल हेतु क्या हुआ? कच्चे माल हेतु स्रोत तथा तैयार माल हेतु बाजार के लिए बढ़ती आवश्यकता के लिए उपनिवेशवाद को प्रेरणा मिली। उपनिवेश, यहाँ से कच्चा माल ले जाओ अपने मातृ देश में, यहाँ कोई वस्तु बनाओ उससे, फिर बाजार के रूप में यहाँ बेच दो, ठीक है, जैसे कि भारत में होता था ब्रिटिश सरकार के टाइम में, ठीक है। तो उसने इस चीज़ को बल दिया, ठीक। अगला पॉइंट, पूंजीवाद का प्रसार, जिससे क्या हुआ? असमानता बढ़ी, परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। महिलाओं को भी महत्व में बढ़ोतरी हुई, है ना। फिर क्या हुआ? अधिकारों को लेके नारीवादी आंदोलन प्रारंभ हुए। तो ये क्या हो गया? ये टॉपिक हो गया तुम्हारे कंप्लीट। प्रबोधन, पुनर्जागरण, 2 टॉपिक हो गए, ठीक है। तीसरा है अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो अमेरिकी स्वतंत्रता की क्रांति थी 1775 में जो हुई थी। इसमें 4 पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि, समाज, परिणाम और स्वरूप। इसका क्या था? स्वरूप एक बार को छोड़ देंगे, लेकिन 3 चीज़ें मेन है। ये क्या हो रहा है? रुक रुक के क्यों चल रहा है ये? ठीक है, पृष्ठभूमि। तो जो यूएस था ना, यूएस पहले क्या था? स्पेन की कॉलोनी थी, स्पेन का कंट्रोल था। लेकिन क्या उन्होंने, ब्रिटेन ने स्पेन को हरा दिया, ठीक। जब स्पेन को हरा दिया तो यूएस पर कंट्रोल किसका आ गया? ब्रिटेन का। अब जब ब्रिटेन का कंट्रोल आया तो इसमें बहुत तेज़ी से यूएस के अंदर चेंजेस हुए, ठीक। ये ठीक है। तो अंग्रेज़ जो यहाँ पर ब्रिटेन से जो लोग आए, वो कौन से लोग आए? ब्रिटेन से वो लोग आए जो वहाँ के अपराधी थे, निकाल दिया जाता था उनको, तड़ी पार कर दिया जाता था। धार्मिक संघर्ष से जो परेशान हो गए थे वो आए यहाँ पे। यूएस में जो धन संपदा थी, है ना, यहाँ पे संसाधन थे, उससे लोगों, उसके मतलब उससे आकर्षित हुए व्यापारी, वो लोग आए। तो उन्होंने आके यूएस में आके डेरा डाल दिया, ठीक है। यहाँ आके इन्होंने एक नई प्रकार की संस्कृति का निर्माण किया, जो कि यूरोपीय संस्कृति उससे पूरी तरह से भिन्न थी। इसको बोलता है मेल्टिंग पॉट कल्चर, ठीक है। सारे लोगों ने अपनी विशेषताएं, जिन जिन संस्कृति की, चाहे ब्रिटिश जो लोग थे उनकी संस्कृति की विशेषताएं, स्पेनिश पहले थे ही, उनकी विशेषताएं, तो यहाँ से मिलजुल के एक नई संस्कृति का इन्होंने डेवलपमेंट किया। तो जो इनकी संस्कृति थी, है ना, वो यूरोपियन संस्कृति से बिल्कुल अलग थी। यूरोपियन संस्कृति क्या थी? वही निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद, है ना, सामंतवाद था वहाँ पे, ठीक है। धार्मिक संघर्ष भी चल रहे थे कुछ ना कुछ, तो ये सारी चीज़। लेकिन यहाँ पे जो है, ये इन्होंने पूरा एक फ्री कंट्री टाइप का इन्होंने एक ऐसी अपना कल्चर डेवलप किया, ठीक। अब ये तो होगी इसकी पृष्ठभूमि। अब कारण देख लेते हैं इसमें, कारण क्या क्या है कि क्यों अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई। तो पहला कारण है अमेरिकी समाज में मौजूद स्वतंत्र चेतना। अब जब ये ब्रिटेन से लोग आए थे, ये अपने आप को, वही ब्रिटेन का जो शासन तंत्र वहाँ से परेशान होकर आए थे, ठीक है। तो इनकी जो, ये एक स्वतंत्रता की तलाश में आए थे कि हम स्वतंत्र हैं। तो इनके अंदर पहले से ही एक स्वतंत्रता वाली चेतना थी, ठीक। दूसरा कारण था दोषपूर्ण ब्रिटिश शासन। दोषपूर्ण ब्रिटिश शासन क्या था? अब ब्रिटिश के कंट्रोल में था यूएस, ठीक जैसे जैसे इंडिया था। इंडिया में शासन करने के लिए जो प्रतिनिधि होता था ब्रिटिश सरकार का, वो कौन होता था? या तो गवर्नर जनरल होता था या वाइस रॉय। ऐसे ही यहाँ पे गवर्नर होता था यूएस का, ठीक है। तो ये यूएस का गवर्नर होता था और ये अपनी मनमानी चलाता था। वही ब्रिटिश सरकार की जो हो गए नियम वो चलाता था। तो उस शासन प्रणाली में अमेरिकियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे प्रतिनिधित्व आया, जैसे भारत में कार्यकारिणी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वाइस रॉय की या उसकी गवर्नर जनरल की, उसमें आए, ऐसी धीरे धीरे यूएस में आए काउंसिल में उसकी गवर्नर की।
लेकिन गवर्नर क्या करता था, उस काउंसिल के जो डिसीजन होते थे या उनकी जो एक मत होकर कोई राय बनाते थे उसको ओवरहेड कर देता था। ठीक, तो ये लोग परेशान हो गए कि जो भी डिसीजन यहाँ पर कोई भी निर्णय होता है उसमें यूएस का तो कुछ लिया ही नहीं आता, जो कुछ मंशा कौन होती है, ब्रिटेन की, उसी को थोप दिया जाता है। अब चूंकि स्वातंत्र चेतना अंदर थी तो इस चीज़ में इनको खटकना शुरू हो गई। इससे यूएस जनता इस शासन प्रणाली से असंतुष्ट होने लगी। सप्तवर्षीय संघर्ष, अब क्या था, सप्तवर्षीय संघर्ष किसके बीच में हुआ, 7 वर्ष का जो युद्ध हुआ था ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक, अब क्या था, जो यूएस था, यूएस फ्रांस से डरता था उस टाइम कि फ्रांस इन पर हमला कर दे। अब चूंकि यूएस की जो तुम्हारे सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे थी, ब्रिटेन पे थी। अब ये दोनों आपस में वॉर पे चले गए। इसमें फ्रांस गया हार। अब फ्रांस जब हार गया तो यूएस के जो लोग थे उनको डर खत्म हो गया, फ्रांस का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया इनको। ठीक, साथ ही साथ जो ब्रिटेन था इस युद्ध में थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया, है ना। तो एक तो यूएस का, फ्रांस का डर खत्म हो गया यूएस के लोगों को, दूसरा ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ। अब आर्थिक रूप से जब कमज़ोर हुआ तो इन्होंने, ब्रिटेन ने क्या करा, उसकी भरपाई के लिए यूएस में नए नए कर जो है लगाने शुरू कर दिए। इससे ये लोग परेशान हो गए। ठीक, दूसरे जो अमेरिका में लोग रह रहे थे और रेड इंडियन, इनके बीच में क्या था, वॉर चल रही थी, लड़ झगड़ रहे थे आपस में, है ना। वही मूल निवासी और बाहरी लोगों का कलेश चल रहा था इनमें। ठीक, तो ये इंग्लैंड क्या कर रहा था, ये रेड इंडियन को सपोर्ट कर रहा था। तो ये अमेरिकी जो लोग थे, ये जो थे, ये चिढ़ने लगे, भाई हमारे आपस के झगड़े में ये इंग्लैंड इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो ये भी एक कारण बना अमेरिकन क्रांति का। फिर ब्रिटेन की आर्थिक नीतियाँ, नीतियाँ कौन सी, वाणिज्यवाद वर्सेस मुक्त अर्थव्यवस्था। तो जो ब्रिटेन की नीतियाँ थीं वो वाणिज्यवाद थी, उसमें टोटल जो एक्टिविटीज़ पर राज्य का नियंत्रण था। ठीक है, और राज्य क्या करता था, कुछ उद्योगपति और उनके लिए वो सब चीज़ें कर रहा था। जबकि यूएस के जो लोग थे वो चाहते थे मुक्त अर्थव्यवस्था, वो किसी का कंट्रोल नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसी आर्थिक नीति के तहत कुछ कानून लेके आए ब्रिटेन वाले, जैसे नौ परिवहन कानून। इसमें कानून में ये था कि यूएस बंदरगाहों पर केवल इंग्लैंड और उसके उपनिवेश के ही जहाज आएंगे और किसी के नहीं आएंगे। तो ये बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है, यूएस वाले इस चीज़ से खफा हो गए। दूसरा औद्योगिक कानून लेकर आए। इसमें क्या था, यूएस में उन वस्तुओं का उत्पादन होगा, मतलब यूएस में जो जिन वस्तुओं का उत्पादन उन्हीं का होगा जो इंग्लैंड जिनका उत्पादन नहीं करता है। मतलब उन्हीं वस्तु का वो वस्तु उत्पादन नहीं करेगा जो इंग्लैंड में उनको बनाया जाता है। तो भाई जबकि वो फ्री माइंडेड लोग थे, है ना, आज़ादी पसंद लोग। ठीक है, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड को सपोर्ट करने वाले। अब उनसे कहोगे भाई तुम वही चीज़ें प्रोड्यूस करोगे जो हम नहीं करते हैं, हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो तुम नहीं करोगे, तो ऐसा कैसे माने। तो वो उनका एक इस नीति से अमेरिकी लोग असंतुष्ट हुए। फिर व्यापारिक कानून, और जो यूएस चीज़ें उत्पादित करेगा, बनाएगा, वो केवल निर्यात किसको करेगा, ब्रिटेन को करेगा, इंग्लैंड को, ना कि किसी और देश को। तो ये उनकी जो नीतियाँ थी, इनसे आर्थिक नीतियों से बहुत ज़्यादा वो असंतुष्ट हो गए। बौद्धिक वर्ग की, हर आंदोलन के पीछे बौद्धिक वर्ग की भूमिका जरूर रहती है। जो समाज में विद्यमान जितने भी जो समस्याएं होती हैं वो दिखाई, समाज को उसके प्रति जागरूक करते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका में वही हुआ। जेम्स ऑटिस इन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं जो प्राकृतिक अधिकार, मानवीय स्वतंत्रता और गरिमा के विरुद्ध हों। टॉमस पेन, सैमुअल एडम्स, ये ऐसे बौद्धिक वर्ग थे। इन्होंने क्या करा कि वहाँ के समाज के, यूएस के जो समाज था उसको जागृत करने की उन्होंने प्रयास किया। फिर ग्रैनविले, इनकी नीति, ग्रैनविले कौन थे, ये पीएम थे, प्रधानमंत्री वहाँ के ब्रिटेन के। तो अब जो यहाँ का राजा था भाई, इनसे कहा भाई सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, अब इससे उबारने के लिए कुछ करो। तो इन्होंने वही किया, यूएस पे नए नए कर लगा दिए यूएस के लोगों पे। ठीक है, दूसरा उस कर की जो वसूली थी ना बहुत जबरन करने लगे। तो यूएस के लोग क्या बोले, जब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन की बात हो गई। ठीक है, तो ग्रैनविले की पॉलिसी ऐसी। 8वां था लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। चाय नीति क्या थी, ये थी पॉलिसी कि जो इंडिया हो गया या चाहे श्रीलंका हो गया, जो भी था, जो ईस्ट में जो देश थे, वहाँ से जो चाय का ट्रेड होगा वो सीधे चाय यूएस नहीं आएगी, वो पहले कहाँ आएगी, ब्रिटेन आएगी। और
ब्रिटेन से यूएस में निर्यात की जाएगी। तो इससे नुकसान क्या हो रहा था, जो इंडिया से या अफ्रीका किसी देशों से चाय जो आती थी अगर सीधे यूएस आती वो सस्ती पड़ती, अब ब्रिटेन घूम के आ रही थी वो पड़ रही थी महंगी इनको। तो इससे ये खिसिया गए। इसी को लेकर जो बोस्टन पे जो बंदरगाह था, इस पर चाय से लदे हुए जहाज थे, उनको सैमुअल जो एडम्स थे इनके नेतृत्व में उन जहाज़ों को लूट लिया गया। ठीक है, इसी को ही बोस्टन टी पार्टी बोला जाता है। ठीक, तो ये तत्कालिक कारण बना वहाँ पे संघर्ष का। ठीक है, वहाँ से संघर्ष शुरू हो गया। अब संघर्ष हुआ संघर्ष में क्या हुआ, ब्रिटेन को हार माननी पड़ी। ब्रिटेन ने इस पर यूएस से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। ठीक, अब ये यूएस हो गया आज़ाद। अब इस पर प्रभाव क्या पड़ा, यूएस पे क्या प्रभाव पड़ा, वही स्वतंत्रता गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ लेके आया, लिखित संविधान जो विश्व का पहला लिखित संविधान था, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो मुक्त अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें वो लेके आए। इंग्लैंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जॉर्ज 13 की जो ब्रिटिश सम्राट थे उस टाइम, उनकी नीतियों की बहुत आलोचना की गई। इसी के चलते क्या हुआ, वहाँ पर भी ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ होना शुरू हो गया मजबूती के साथ। मुक्त व्यापार नीति जो अमेरिकन की थी, मुक्त व्यापार नीति, इन्होंने भी उसको फॉलो करना, इसका समर्थक ये लोग बन गए, इन्होंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। तीसरा, खोई हुई, अब इंग्लैंड का ये उपनिवेश इनसे छिन गया तो इस प्रतिष्ठा को, इनकी प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। तो खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या, नए उपनिवेशों की स्थापना पर काफ़ी तेज़ी से बल देना शुरू किया। इसी क्रम में जो इंडिया है और भी देश हैं, इन पर बहुत तेज़ी से इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से। ठीक, औद्योगिक नीति में काफ़ी परिवर्तन किया। जो जो श्वेत उपनिवेश थे, यानी जो जिन उपनिवेशों में की जो जाति थी श्वेत थी, वाइट्स थे, तो उन्होंने इनके लिए क्या क्या करा, इन लोगों ने, ब्रिटेन ने उनके लिए एक प्रकार से अपीज़ करना शुरू कर दिया, उनमें सुधार किए गए, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जबकि उन्हीं देश में अगर कोई ब्लैक ले रहे थे, ब्लैक को इन्होंने क्या करा, अलग हटा दिया साइड से। ठीक है, तो इस तरह का अपीजमेंट इनका शुरू हो गया, ताकि इस तरह की कोई फिर से यूएस की तरह कोई विद्रोह उत्पन्न ना हो किसी उपनिवेश में। ठीक, फ्रांस में क्या हुआ, तो फ्रांस क्या कर रहा था, इस जो अमेरिकन जो रेवोल्यूशन था, अमेरिकन क्रांति थी, इसमें फ्रांस ने मदद करी थी, इवन अपने सैनिक भी भेज दिए थे। तो एक तो उनका फ्रांस का जो पराजय हुई थी सप्तवर्षीय युद्ध में, उसका इनको प्रतिशोध मिल गया। ठीक, अब सप्तवर्षीय जो युद्ध था, आर्थिक बदहाली इनकी भी हो गई थी काफ़ी, है ना। तो जिस आर्थिक बदहाली ने फ्रांसीसी क्रांति को क्या करा, प्रोत्साहित किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यूएस क्रांति में भागीदार जो फ्रांसीसी सैनिक थे, जब वापस में लौट के गए फ्रांस में, तो यूएस में जो आदर्श बने थे, कौन से, स्वतंत्रता, गणतंत्र, लिखित संविधान, धर्मनिरपेक्ष, ये सब चीज़ें, इन लोगों ने इस पर वहाँ जाके भी इन आदर्शों को प्रोपगेट करना शुरू कर दिया। गणतंत्र, स्वतंत्रता, संविधान, न्यायपालिका, इन तत्वों का फ्रांस में प्रसार करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे वहाँ पे क्रांति को बल मिला। तो यूएस क्रांति ने कुछ हद तक फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रेरित किया। ठीक, अब भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ब्रिटेन ने यूएस से सबक लिया, तो भारत पर कठोर शासन लागू शुरू कर दिया, जैसे पिट्स एक्ट लेके आए, सहायक संधि प्रणाली, ये सब। परिणाम इसका क्या हुआ, लंबे समय तक ब्रिटिश शासन भारत पर रहा। तो यही सबसे बड़ा, भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ा। तो यूएस स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटेन को एक नए साम्राज्य से तो वंचित कर दिया, किंतु दूसरे साम्राज्य की नींव मजबूत कर दी, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही अमेरिकन रेवोल्यूशन। अगला टॉपिक जो है, अमेरिका गृह युद्ध, सिविल वॉर जो हुई थी लगभग 100 साल बाद, अमेरिका 76 के आसपास वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, और 1861 में लगभग 100 साल बाद अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गृह युद्ध के कारण क्या थे, अब्राहम लिंकन की भूमिका क्या रही और परिणाम क्या रहे। तो कारण यह था कि पहले देख लेते हैं, यूएस के उत्तर दक्षिण भाग में रहने वाले जो लोग थे, उनके बीच में पारस्परिक मतभेदों ने जिस संघर्ष को प्रेरित किया, उसको यूएस सिविल वॉर या अमेरिकी गृह युद्ध कहते हैं। अब इसके कारण क्या थे, कारण बहुत सिंपल थे, सामाजिक आर्थिक विषमता है। सामाजिक आर्थिक जो अमेरिका है, जैसा अमेरिका था ये, है ना, अमेरिका में जो नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, इनमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी, सामाजिक भी आर्थिक भी। जो उत्तरी अमेरिका था, ये औद्योगिक विकास यहाँ पे खूब हो गया था, पूंजीपति भी थे, है ना, और श्रमिक आंदोलन भी इनके ठीक ठाक चल रहे थे। दूसरे में साउथ में क्या था, साउथ में कृषि प्रधान था, ये सामंतवाद था, जब कृषि प्रधान था तो सामंतवाद का यहाँ चलन था।
ठीक है, दास प्रथा भी चलन में थी। तो इन दोनों में काफ़ी अंतर था। ठीक है, अब नॉर्थ वाले जो थे, नॉर्थ वाले दास प्रथा का विरोध करते थे कि दास प्रथा गलत है, अमानवीय है। इसलिए नहीं कि उनको दासों से कोई बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। उनको कुछ सिर्फ ये था कि जो इंडस्ट्री लगी हुई थी नॉर्थ में, उसमें चाहिए होते वर्कर, श्रमिक। ठीक है, श्रमिक इनको ढंग से मिल नहीं रहे थे। तो अगर ये दास मुक्त करा लिए जाते हैं तो इनको श्रमिक अच्छे खासे वहाँ सस्ते दर पे मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ये समर्थन करते थे। और जबकि साउथ वाले क्या कहते थे, जो दास प्रथा को अपनी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग मानते थे, इसलिए उनका विरोध रहता था। बाद विशेष रियायतों की बात आई, सुविधाओं की, तो जो उत्तर के स्टेट्स थे वो उद्योगों के लिए अमेरिका संघ से कुछ रियायतों की मांग कर रहे थे। जबकि दक्षिण के राज्य क्या बोल रहे थे, ये इसको अपने आप को विरोधी मान रहे कि जो अमेरिकी संघ है ना, ये क्या भेदभाव कर रहा है, नॉर्थ को विशेष सुविधाएं दे रहा है, साउथ को क्या कर रहा है, ये दक्षिणी राज्यों को उससे वंचित कर दे रहा है। तो ये विशेष रियायतों और सुविधाओं को लेकर इनके बीच में कलेश हुआ। दास प्रथा उत्तरी उत्तरी राज्य बोल ही रहे थे अमानवीय है, समाप्त करो। दक्षिणी राज्य बोले नहीं, जीवन का आवश्यक अंग है। फिर चुनाव की बारी आई। नॉर्थ में कैंडिडेट थे, ये रिपब्लिकन कैंडिडेट थे तुम्हारे अब्राहम लिंकन। दक्षिणी राज्यों से कौन थे, जेफरसन डेविस, ये कैंडिडेट खड़े गए थे। अब इलेक्शन में क्या हुआ, तत्कालिक कारण क्या होना, अब्राहम लिंकन जीत गए। अब अब्राहम लिंकन जीत गए, ये बात दक्षिणी राज्यों को हजम नहीं हुई। ठीक है, यहीं से क्या हुआ, सिविल वॉर अमेरिका का स्टार्ट हो गया। अब इस सिविल वॉर में अब्राहम लिंकन की भूमिका क्या रही, तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी भूमिका रही है। चुनाव प्रचार के दौरान इन्हें सबसे बड़ी बात कही, जो अमेरिकी संघ है इसको सर्वोपरि मान रहे थे। जबकि दक्षिण का क्या कर रहे, जेफरसन डेविस कह रहे थे कि अमेरिकी संघ तब तक रहेगा, तभी पॉसिबल है जब वो दक्षिण के राज्यों को उनका हक देगा, है ना, उनकी मांगों को पूरा करेगा। ठीक है, लेकिन अब्राहम लिंकन इस बात को कह रहे थे कि अमेरिका संघ हर कीमत पे रहेगा, चाहे दास प्रथा ख़त्म हो या ना हो, या कुछ दास मुक्त हो या सब मुक्त हो या कोई भी ना हो, लेकिन अमेरिकी जो संघ है, अमेरिकन यूनियन, ये सर्वोपरि है, ये हमेशा रहेगा, इसको हमको बचाना है। ठीक, इन्होंने कहा भी था यदि सभी दासों को मुक्त करके अमेरिकी संघ को बनाया जा सकता है तो बचाएंगे, यदि दासों को मुक्त किए बिना अमेरिकी संघ को बचाना है तो भी अमेरिकी संघ को बचाएंगे। ठीक है, तो इनका मेन वो था। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने क्या करा, बड़ी कूटनीतिक कुशलता दिखाई, दास प्रथा को इन्होंने समाप्त किया, है ना। इसलिए समाप्त कर दिया इन्होंने तुरंत कि इनको पता था कि वॉर अब होगी, सिविल वॉर। दास प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया, क्योंकि अगर ये समाप्त नहीं करते तो जो दक्षिण के राज्य थे इन दासों का प्रयोग कर सकते थे उत्तर के राज्यों में युद्ध में। उत्तर के जो सेना है या अमेरिकी संघ की जो सेना है उसके विरुद्ध युद्ध में कर सकते थे। उन्होंने सबसे पहले दासों को मुक्त किया। जब दास मुक्त हो गए तो जाहिर सी बात है उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई, दक्षिण के जो राज्य हैं। फिर इन्होंने घोषणा करी अब्राहम लिंकन ने कि अमेरिकी संघ शाश्वत अखंडनीय है, किसी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। यदि कोई राज्य विदेशी सहायता से अलग होने का प्रयास करता है तो उसकी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सेना का प्रयोग किया जाएगा। इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी राज्य अलग नहीं होगा अमेरिकी संघ से, और कोई विदेशी शक्ति से सहायता लेता है या कोई इंटरफेरेंस करती है तो हम फिर सेना का उपयोग करेंगे। ठीक, अब इनका पूरा दक्षिणी राज्यों का मनोबल टूट गया। इन्होंने क्या करा, आत्मसमर्पण किया। मेन खेल इसके बाद इन्होंने जो मेन कूटनीति है अब देखने को मिलेगी इनकी अब्राहम लिंकन की। तो इन्होंने क्या करा, दक्षिणी राज्यों ने समर्पण कर दिया तो इनके प्रति इन्होंने कोई भी प्रतिशोध की भावना नहीं रखी, बल्कि इनसे कहा कि हम सब यूएस के नागरिक हैं, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, इस अमेरिकी संघ के नागरिक हैं, और हम सब मिलके इस देश को हम मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दक्षिणी राज्यों के जो लोग थे उनको छू गई, है ना। उन्होंने फिर इसको रेसिस्टेंट करना छोड़ दिया। फिर उन्होंने जो पॉलिसी भी बनाई यूएस में जो पॉलिसी बनाई वो मतलब ऐसी पॉलिसी बनाई कि सभी पूरे यूएस के विकास को ध्यान में रखकर उन्होंने पॉलिसी बनाई। तो जो भी रेसिडेंट था बचा कुचा वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो इस प्रकार से अब्राहम लिंकन ने क्या करा, पूरे यूनाइटेड स्टेट को एक प्रकार से इंटीग्रेट कर लिया। ठीक, इस सिविल वॉर का ये परिणाम हुआ। अब जो अमेरिकी जो क्रांति थी इसके क्या परिणाम हुए, सिविल वॉर थे इसके क्या परिणाम हुए वो देख लेते हैं। तो पहला राजनीतिक परिणाम इसके क्या थे, राजनीतिक परिणाम, तो इस गृह युद्ध के बाद एक सशक्त राजनीतिक
सशक्त राजनीतिक संरचना की स्थापना हुई यूएस में, है ना। जो दक्षिण और उत्तर का जो विवाद था, जो विषमता थी, वो समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है। तीसरा जो था रिपब्लिकन, जो वहाँ की पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी, इनका भैया पूरी पॉलिटिक्स पे कब्जा हो गया, एकाधिकार बहुत सालों तक ये रहे। ठीक, तो ये राजनीतिक परिणाम हुआ। दूसरा सामाजिक परिणाम क्या हुआ इनका, सामाजिक परिणाम दास प्रथा, जैसे जानते ही हम लोग, दास प्रथा समाप्त हो गई, है ना। दासों को वोट का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक, लेकिन जो ब्लैक्स और वाइट के लेके जो अधिकारों को लेके जो संघर्ष थे, अधिकारों को लेके जो संघर्ष, अधिकारों को लेके इनके बीच में क्या हुआ, संघर्ष होना शुरू हो गया। ठीक है, जो कि आज तक चल रहा है। ठीक, सामाजिक परिणाम ये हुआ। तीसरा आर्थिक परिणाम, तो इस सिविल वॉर के बाद एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की गई, है ना। दूसरा, जो दक्षिणी राज्य थे, चूँकि वो सामंतवाद थे, कृषि प्रधान थे, यहाँ पे मशीनीकरण मशीनीकरण आया, उद्योगों की स्थापना यहाँ पर हुई, है ना। यहाँ भी डेवलपमेंट तेज़ी से किया गया। ठीक, दक्षिणी राज्यों में पूंजीवाद आया, जब मशीनीकरण आया, पूंजी आई, उद्योग आया, तो पूंजीवाद भी यहाँ पर आया। लेकिन अगर देखा जाए, थर्ड स्टेट था ना, ये थर्ड स्टेट, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। तो ये विषमता जो थी ना समाज में, ये सामाजिक विषमता थी, सामाजिक विषमता, ना कि आर्थिक। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये आर्थिक समानता के लिए नहीं था, बल्कि सामाजिक समानता के लिए प्राप्त था, जो इनको विशेषाधिकार पादरी को, है ना, कुलीन वर्ग को, इनको मिला हुआ था। ये भी चाह रहे थे, जब हम लोग पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, तो हमको भी सामाजिक समानता चाहिए थी। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्थिक समानता के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता के लिए थी। तीसरा कारण था वही सप्तवर्षीय युद्ध। इससे क्या हुआ, तो फ्रांस की जो स्थिति ना, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। आर्थिक स्थिति ख़राब हुई तो वही टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा, तो टैक्स इनसे लेना शुरू कर दिया ज़्यादा, जिसका उन्होंने विरोध किया जनता ने, कि भाई हम लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि तो है नहीं, समानता तो है नहीं, समान व्यवहार तो हो ही नहीं रहा हमारे साथ, टैक्स तुम लिए जा रहे हो। ठीक है, तो ये एक कारण बन गया। फिर वही आंदोलन में चौथा कारण होगा दार्शनिकों की भूमिका। हर आंदोलन में दार्शनिक भूमिका निभाते हैं। तो दार्शनिकों की भूमिका, पहले कौन से इंपॉर्टेंट दार्शनिक, रूसों ने समानता, है ना, स्वतंत्रता, ये जो मूल्य थे, इन पर काफ़ी बल दिया, है ना। शोषण मुक्त समाज की बात की, है ना। मॉन्टेस्क्यू वही सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी। क्यों? क्योंकि मानवीय स्वतंत्रता सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति के पृथक्करण से ही प्राप्त हो सकती है। वोल्टेयर जिन्होंने चर्च पर हमला किया, है ना, इन सब चीज़ों पर हमला, मानवीय स्वतंत्रता को बल दिया इन लोगों ने, इसकी भूमिका। तो ये सब कारण हो गए इसके। अब हम देख लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति थे, उसके चरण क्या थे। तो चरण देखा जाए तो इसको 4 चरणों में पूरी क्रांति हुई है बेसिकली। कुछ देर के लिए म्यूज़िक बंद हो गया था, पास पड़ो हम फिर से हल्की आवाज़ में इन्होंने शुरू कर दिया, मतलब हद है। उसकी आवाज़ आ रही है, फिर भी काफ़ी आ रही है मेरे को, शायद तुम लोगों को वीडियो में भी सुनाई दे, लेकिन इतनी तेज़ नहीं, इतनी पहले वाले बज रहा था। तो अगर मैनेज कर सकते हो कर
कर लेंगे, किया जा सकता है। मैनेज अगर कर सकते हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए अब जैसे भी है इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो पहला चरण जो शुरू होता है, पहला चरण क्या बोलते हैं, 1789 से लेकर 92 तक चला। ये चरण कहलाता है संवैधानिक राजतंत्र का, है ना, संवैधानिक राजतंत्र। इसमें क्या, वही संविधान का निर्माण किया गया, है ना, संविधान का निर्माण, व्यवस्थापिका का गठन किया गया, है ना। लेकिन मताधिकार किसको, वोट का जो राइट दिया गया वो किसको दिया गया, वो सिर्फ जो आयकर दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे, उन्हीं को दिया गया, और किसी को नहीं दिया गया। सेपरेशन ऑफ पावर लाई गई, सामंतवाद ख़त्म किया गया, है ना। मानवाधिकार लेकर, ह्यूमन राइट लेके आए ये लोग, है ना। संपत्ति का अधिकार, है ना, संपत्ति के अधिकार, ये सब संवैधानिक राजतंत्र के। इसके बाद क्या हुआ, इनसे लोग, मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से बहुत सारी इसमें समस्याएं रहीं, तो लोगों का जल्दी से ध्यान भंग हो गया। फिर दूसरा आया चरण, इसका सेकंड चरण स्टार्ट हुआ 1792 से लेकर 94। ये उग्र गणतंत्र था, उग्र गणतंत्रवाद। कौन आ गए, जैकोबियन। अब ये जैकोबियन कौन थे, जैकोबियन एक पॉलिटिकल ग्रुप था जो काफ़ी उग्र था, है ना। ये जो समाजवादी लक्ष्य थे, ये वामपंथी दल था, एक वामपंथी पॉलिटिकल ग्रुप था। ये वामपंथी जो सिद्धांत थे उनको बहुत उग्र तरीके से लागू करना चाहते थे वहाँ पे, हैं, ठीक है। तो हर वो इनका जो मकसद था कि हर हम जैकोबियंस का मकसद था कि हर वो कार्य किया जाएगा जिससे मानवीय स्वतंत्रता या गणतंत्र, जो फ्रांस का गणतंत्र, इसको सुरक्षित किया जाए। तो इन्होंने बहुत, जो कहते हैं शक्ति के बल पर, बहुत फोर्सफुली इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। गिलोटिन वगैरह ले गए, उससे लोगों को, बहुत सारे लोगों को फांसी इन्होंने चढ़ाई। इसके जो प्रमुख नेता थे रोबेस्पियर थे, है ना। तो बलपूर्वक इन्होंने शासन चलाया। इसके बाद तीसरी स्टेज आई 1794 के बाद से 99 तक चली। ये कौन सा था, उदार गणतंत्र। पहले उग्र गणतंत्र आया, अब उदार आ गया, उदार गणतंत्र आया। इसमें डायरेक्टिव सिस्टम लेके आए, डायरेक्टरी व्यवस्था। ये डायरेक्टर क्या थे कि 5 निदेशक चुने गए जो पूरे देश में, फ्रांस में शासन एक प्रकार से यही चला रहे थे, सत्ता के सर्वोच्च थे। अब इनके शासन में समस्या क्या थी, उदार थे तो साथ साथ में क्या आ गया, भ्रष्टाचार आ गया, बेरोजगारी, रोजगार की व्यवस्था नहीं कर ही नहीं पाए, ठीक है। और जो उस टाइम जो भी वॉर चल रहे थे, वॉर में कोई युद्ध हुआ, उसमें युद्ध में ये जीत नहीं पाए। तो जो फ्रांसीसी गौरव था वो काफ़ी आहत हुआ इससे। तो कुल मिलाकर इनका भी शासन फेल ही रहा। अब इनकी फेलियर का जो इनका जो स्पेस था, इन्होंने जो वैक्यूम क्रिएट किया था, उसको कैप्चर किसने कर लिया, नेपोलियन ने। अब यहाँ से शुरू हो जाता है नेपोलियन का एरा 1799। और नेपोलियन कौन था, तानाशाह। तो जो क्रांति, गणतंत्र, है ना, स्वतंत्रता, इन जैसे मूल्यों पर चल हुई, वो अपने अंत में आते आते किस पे आ गई, तानाशाही पर, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन, इन भाई साहब को देख लेते हैं। तो इनका उदय कैसे हुआ, है ना। दूसरा, इन्होंने सुधार क्या क्या किए। इनकी एक सिस्टम था, महाद्वीपीय व्यवस्था, है ना, ये सब। और फिर चौथा, इनके पतन का कारण। ये 4-5 टॉपिकों पर बात करें। उदय कैसे हुआ इनका, नेपोलियन क्या थे, नेपोलियन फ्रांस की जो सेना थी ना, फ्रांस की सेना में, इसमें मामूली एक सोल्जर थे, सैनिक थे।
लेकिन जो क्रांति हुई थी, क्रांति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्रांति के पश्चात जो शासन व्यवस्था आया, गणतंत्रात्मक शासन आया, इसमें क्या हुआ, योग्यता पर काफ़ी महत्व दिया गया। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि योग्यता पर महत्व दिया। जब योग्यता पर महत्व दिया गया तो नेपोलियन अपनी योग्यता के बल पर ऊपर आ गए। ठीक है, योग्यता के बल पर इन्हें ऊपर आने का मौका मिला। लेकिन जो उस टाइम शासन चल रहा था उसमें क्या, वो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार था, डायरेक्टिव व्यवस्था, ये पूरी तरह फेल ही हो गई थी, लगभग कुछ काम नहीं कर रही थी, है ना। इसी चीज़ का नेपोलियन ने फ़ायदा उठाया और सत्ता को अपने ऊपर कब्जा कर लिया। तो इसलिए नेपोलियन को क्रांति का शिशु बोला, चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या रहा, सबसे बड़े जो प्रत्येक वर्ग था, है ना, जो फ्रांसीसी प्रत्येक वर्ग था, इसकी इच्छाओं को पूरा किया। जैसे मध्य वर्ग, इनकी जो इच्छाएं थी उसको पूरा किया। पूंजीपति को सुरक्षा दी, और जो कमज़ोर वर्ग था, है ना, उनको इन्होंने सहायता प्रोवाइड कराई। और सबसे बड़ी बात क्या करी, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो भगोड़े पादरी थे ना, जो पादरी फ्रांस छोड़ के चले गए थे, जो कुलीन वर्ग थे छोड़ के भाग गए थे, इनने क्या करा, उनको ससम्मान देश में वापस बुला लिया। तो जितने भी उस टाइम वर्ग थे, चाहे मध्य वर्ग हो गया, पूंजी वर्ग हो गया, कमज़ोर हो गया, जो कुलीन वर्ग हो गया, पादरी वगैरह को, इनको सभी को तुष्ट करने की इन्होंने प्रयास किया। तो इससे इसका परिणाम ये हुआ, उन्होंने नेपोलियन की जो तानाशाही थी ना, उसको स्वीकार कर लिया। तो बहुत स्मार्ट गेम खेला इसने, है ना। तो ये नेपोलियन का ऐसे उदय हुआ। इससे आगे का बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा शोर हो रहा है यहाँ पे, है ना। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।